Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। न्यूज़ तक में आप सबका स्वागत है। तो चुनावी राजनीति के बहुत बड़े रणनीतिकार पीके यानी प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। एक ऐसा दांव खेला है जिससे बिहार में नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद यादव से लेकर कांग्रेस के नेता सख्ते में हैं, हैरान हैं, परेशान हैं और उनके खेमे में अजीब घबराहट का माहौल है। लेकिन बीजेपी खेमे में उत्साह दिख रहा है, बीजेपी को बड़े मजे आ रहे हैं। आखिर ऐसा प्रशांत किशोर ने कैसा दांव खेल दिया? अब प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम कहा जाता रहा है। जब मोदी 2014 में आए थे केंद्र की राजनीति में तो प्रशांत किशोर उनके साथ जुड़े हुए थे, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। बाद में रिश्ते अलग हो गए थे। तो प्रशांत किशोर ने ऐसा दांव खेला है जिससे क्या वो साबित करने पर तुल गए हैं कि हाँ, मैं वाकई में बीजेपी की बी टीम का सदस्य हूं। क्या वो 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के प्रस्तावित, पहले भी हो सकते हैं, कहा नहीं जा सकता, प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में वो नीतीश कुमार का विकल्प बनना चाह रहे हैं? क्या बीजेपी को नीतीश कुमार का विकल्प अब प्रशांत किशोर में दिखने लगा है, क्योंकि दांव ही ऐसा खेला है? इस पर चर्चा करूं उससे पहले दो बातें, सिर्फ दो बातें, एक मिनट में। प्रशांत किशोर अभी तक अपनी जन सुराज यात्रा कार्यक्रम के दौरान हर जगह कहते रहे हैं कि लोगों को जाति से ऊपर उठकर वोट देना चाहिए, धर्म से ऊपर उठकर वोट देना चाहिए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए वोट देना चाहिए। खासतौर से वो मुसलमानों से कहते रहे हैं कि आप दो वजह से वोट देते हैं। एक, आप डर जाते हैं, तो डर को दूर करना है, और नरेंद्र मोदी को हराना है, इसीलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट देना है। लेकिन जिसको आप वोट देते हैं, जो चुनकर जाता है, वो आपका कितना भला कर पाता है? एक बात और कहते रहे हैं कि मुसलमानों का कोई अपना नेता नहीं है, वो दूसरे नेताओं के सहारे हैं। और ऐसे जनता, ऐसा वोटर जब तक धर्म और जाति के नाम पर वोट देता रहेगा और अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट नहीं देगा, तब तक उसका कोई कल्याण नहीं हो सकता। और उनकी जन सुराज पार्टी यही करने वाली है। लेकिन क्या करने वाली है? 75 सीटें मुसलमानों को दी जाएंगी चुनाव लड़ने के लिए, उनकी पार्टी की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है। 243 की विधानसभा है, 75 सीटें मुसलमानों को, यानी 33% सीटें मुसलमानों को, यानी 17% वहाँ पर मुसलमान हैं, 14% वहाँ पर यादव है। और यही तर्क वो दे रहे हैं कि 14% यादव, आमतौर पर 60-65 सीटें दे दी जाती हैं, तो 17% मुसलमानों के हिसाब से 75 सीटें क्यों नहीं दी जानी चाहिए? 75 यानी हर तीसरा उम्मीदवार मुसलमान होगा। अब मुसलमान के पास वहाँ विकल्प क्या बचते हैं? वो बीजेपी को वोट नहीं देता, लेकिन उस पार्टी को वोट देता है जो उनकी नज़र में बीजेपी को हराने की क्षमता रखता है। वो इस बार महागठबंधन को एक तरफा वोट मिला। महागठबंधन यानी लालू और माफ कीजिएगा, लालू और कांग्रेस और वाम मोर्चा। लेकिन कहीं कहीं नीतीश की पार्टी भी ले गई कुछ कुछ जगह मुसलमान वोट, तभी वो 16 में से 12 सीटें जीत पाई। अब इसमें एक त्रिकोण और जुड़ जाएगा, एक कोण और जुड़ जाएगा, वो होगा प्रशांत किशोर की पार्टी का। स्वाभाविक है कि इससे मुस्लिमान वोटों का कम से कम पहली विधानसभा चुनाव में तो विभाजन होगा ही होगा। और ये विभाजन किसके खाते में जाएगा? बाय डिफ़ॉल्ट बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी का वहाँ वोट बैंक का जो आधार है बहुत कमज़ोर है, सवर्ण जातियाँ वोट देती हैं। इसके अलावा उनको कहीं जीतन राम मांझी का सहारा लेना पड़ता है, कहीं चिराग पासवान का सहारा लेना पड़ता है, कहीं नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ता है। और अब मुसलमान वोटों के विभाजन में एक बड़ी भूमिका अगर प्रशांत किशोर की पार्टी निभाने में कामयाब हो जाती है, तो कम से कम 75 सीटों पर बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी, या 75 में से समझ लीजिए करीब 30-40 सीटों पर वो अपने आप को राहत महसूस करेगी। और क्लोज कंटेस्ट चुनाव में 30-35 सीटें बहुत बहुत मायने रखती हैं बिहार की राजनीति में। प्रशांत किशोर यहीं नहीं रुक रहे, वो डीएम की बात कर रहे हैं। डीएम यानी दलित मुसलमान कॉम्बिनेशन। 20% दलित है, 17% मुसलमान, 37%। फिर वो कह रहे हैं ईबीसी का भला नहीं किया। ईबीसी यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास,
जिसे हम महापिछड़ा कहते हैं। महापिछड़ों का भला नहीं किया नीतीश कुमार ने, लालू ने, किसी ने, तो महापिछड़ों का जो और दलितों को 75 सीटें और देने की बात हो रही है, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है। तो 243 में से 75 सीटें चली गई मुसलमानों के पास, 75 सीटों पर ईबीसी का या दलितों का उम्मीदवार खड़ा हो गया, तो एक अलग तरह का फॉर्मूला बन रहा है। ये जीत का हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा राहत बीजेपी के खेमे को मिलने वाली है। इसके साथ साथ वो किसको जोड़ रहे हैं? पेशेवर, जो आईटी सेक्टर के हैं, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र के हैं, जो डॉक्टरी के पेशे में हैं, जो महिला कार्यकर्ता हैं, जो स्वयंसेवी संगठनों के, एनजीओ के लोग हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, जिनका अपने अपने इलाके में ठीक ठाक दबदबा होता है, बुद्धिजीवी वर्ग जिसे आप कह सकते हैं, प्रतिभाशाली वर्ग, उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं। 2 अक्टूबर 2022 से जन सुराज यात्रा प्रशांत किशोर ने बिहार में शुरू की थी। 5000 किलोमीटर का सफ़र तय किया और उसका निचोड़ क्या यही निकला है? क्या इसका निचोड़ यही निकला है कि 75 सीटें मुसलमानों को दे दी जाएं? तो अब क्या धर्म की बात नहीं हो रही है? प्रशांत किशोर से पूछा जाना चाहिए। अब क्या जाति की बात नहीं हो रही है? प्रशांत किशोर से पूछा जाना चाहिए। आप एक नई तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं। 2 साल से आप नई तरह की राजनीति के सिलसिले में गांव-गांव भटक रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, उसी के हिसाब से वो चीज़ें तय करना चाह रहे हैं। लेकिन अंत में जब वो टिकट देने की बारी आती है तो वही धर्म, वही राजनीति, वही पसमंदा, वही महापिछड़े, वही महादलित। तो ये प्रशांत किशोर की राजनीति की कुछ लोग आलोचना इस रूप में कर रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम थे और उन्होंने इस तरह की घोषणा करके खुद को साबित कर दिया है कि वो बीजेपी की बी टीम है। क्या वाकई में बीजेपी की बी टीम है, या फिर नीतीश कुमार हो चाहे लालू प्रसाद हो, उनको हड़बड़ी बेचैनी हो रही है, चिराग पासवान को हड़बड़ी बेचैनी हो रही है कि ये जो इस तरह की राजनीति, डीएम की राजनीति, मुसलमान और दलित की राजनीति, ईबीसी की राजनीति, पहले से घोषणा कर देना कि 75 सीटें मुसलमानों को, 75 सीटें ईबीसी को, तो ये इनके कैंप में हलचल मचा सकती हैं और मतदाताओं के सामने एक नया विकल्प क्या प्रशांत किशोर देने में कामयाब रहेंगे, ये बात भी बड़ी मायने रखती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए।